हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं लेखांकन के प्रकार की, बहुत सारी चीजों की बात की है। अब लेखांकन के उद्देश्य क्या है, इसके फायदे क्या होती हैं, सीमाएं क्या है। सीमाएं मतलब लिमिटेशंस, मतलब कौन कौन सी चीज है जो लेखांकन करते समय हम देख नहीं सकते हैं, लेखांकन में कौन कौन सी कमियां हैं एक तरह से बोली जा सकती है। तो सीमाओं का मतलब एक तरह से कमियों की बात है। और फिर इसकी भूमिका क्या है, जो भी आज का परिवेश हम लोग ने पहले वीडियो में बात की थी कि बहुत तेजी से बदलता हुआ परिवेश है जिसमें लेखांकन की भूमिका भी काफी तेजी से बदल रही है। तो चलिए इसकी स्टार्टिंग करते हैं उद्देश्य से, ठीक है। पहला उद्देश्य है लेखांकन का कि भाई जो भी लेन देन हो रहा है, व्यावसायिक लेन देन, उसका हिसाब रख लो। क्यों रख लो हिसाब? क्योंकि कोई बहुत ही अच्छा मैनेजर हो सकता है, कोई बहुत अच्छा ओनर हो सकता है। ओनर मतलब जो स्वामी है, कोई मालिक है, किसी कंपनी का, किसी दुकान का मालिक है, बहुत स्मार्ट हो सकता है, सारी चीजें नहीं याद रख सकता, लेकिन फिर भी वो ठीक है, कौन सी चीज कब खरीदी गई, किस दिन खरीदी गई, कितने रुपए की खरीदी गई, तो ये सारी चीजें है ना। तो ये क्यों किया जाता है? सबसे पहली तो बात है कि हमें स्मरण नहीं रहता है, याद नहीं रहता है, तो ठीक है, स्मरण रखने के लिए किया जाता है, हिसाब किताब रख लिया। दूसरी चीज, इसी को हम लोग, जो भी हम लोगों ने, मान लीजिए जितने भी लेन देन हो रहे हैं, कोई लेन देन गलत हो गया क्या, समझ रहे हैं, कोई लेन देन अगर हमने गलती कर दी और हम लोगों ने उसका कहीं पर रिकॉर्ड नहीं रखा हुआ है तो उसकी जांच नहीं कर पाएंगे। और साथ में मान लीजिए किसी ने मेरे ऊपर केस कर दिया तो कोर्ट में वो बोलेगा, बताइए आप, अगर मुझे सब कुछ याद है भी, फिर भी कोर्ट मेरी बात को उतने अच्छे से नहीं मानेगा, क्योंकि लिखित प्रमाण की बात अलग हो जाती है। तो सत्यता की जांच में प्रमाण की वजह से भी करते हैं। किस लिए करते हैं? सत्यता की जांच हो, और सत्यता की जांच का एक प्रमाण होता है लेखांकन, ठीक है। तो ये कारण होता है हमारे किसका, कि हम लोग इसको जो भी लेखा जोखा है लेन देन का, उसको एक साथ कहीं से व्यवस्थित तरह से लिख लेंगे, किसका, व्यावसायिक लेन देनों का। तो ये हमारा पहला उद्देश्य हो गया। दूसरा जो उद्देश्य है वो लाभ और हानि का पता करना। देखिए, कैसा भी बिजनेस हो, हम लोग कक्षा 12 में जाएंगे तो अपना एक किताब में पहला चैप्टर आता है जिसमें हम लोग अलाभकारी संस्थाओं की बात करते हैं। तो उनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता ऐसी संस्थाओं का, लेकिन अगर कोई अच्छी नियत से समाज की सेवा करने के लिए भी काम करे और उसके पास जो भी संसाधन आ रहे हैं वो कमा रहे हो और ज्यादा रहे हो, तो वो ज्यादा दिन तक कर नहीं पाएगा। तो हर तरह के संगठन को, चाहे अलाभकारी संगठन हो और चाहे कोई दुकान हो, चाहे कोई बिजनेस हो, आप जो भी काम कर रहे हो वो तब कर पाओगे जब आपके पास आमदनी ज्यादा हो रही हो, खर्चा कम हो रहा हो, है ना। कभी कभी थोड़े समय के लिए चल सकता है, किसी दिन ज्यादा नुकसान हो गया, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर वो हानि ज्यादा होती रहेगी तो बिजनेस बंद हो जाएगा। और वो हानि ज्यादा हो रही है या नहीं हो रही है, ये पता करना कैसे, लेखांकन का दूसरा बहुत ही बड़ा प्रमुख उद्देश्य है। तो ये भी हमारा उतना ही बड़ा एक उद्देश्य निकल करके आता है, किसका, लेखांकन का। दोनों ही बहुत ही आसान है। तीसरा उद्देश्य भी इसी तरह से बहुत ही आसान है, और वो है इसी से मिलता जुलता हुआ, परिसंपत्तियों एवं देनदारियों की स्थिति बताना। देखिए, लाभ और हानि रोजमर्रा की भी होने वाली लाइफ में, जो भी आपका व्यवसाय चल रहा है उसमें होता रहता है। कभी किसी दिन फायदा हो गया, किसी दिन कम फायदा हुआ, तो ये बदलता रहता है। लेकिन परिसंपत्तियां और देनदारियां आमतौर पर किसी भी बिजनेस की पूरी स्थिति को, वित्तीय स्थिति को बताते हैं। किसको बताते हैं? वित्तीय स्थिति को। तो वित्तीय स्थिति बताने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अब परिसंपत्तियां और देनदारियां क्या होती है, इसको हम लोग अभी इसी चैप्टर में आगे देखेंगे, लेकिन मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूं। तो कोई भी बिजनेस है ना, कोई भी व्यवसाय है, तो कोई, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोल्ड स्टोर है, मान लीजिए मेरे पास, अब कोल्ड स्टोर में मैं आलू रखता हूं, है ना। लोगों का किसान है, वो अपना आलू ला करके रख देते हैं, उनका आलू खराब ना हो पाए, और मैं उनसे पैसे लेता हूं। और साथ में मेरे पास कुछ ट्रक्स भी हैं, वो ट्रक जाते हैं खेतों में, वहां से आलू भर करके लेकर के आते हैं। तो वो जो ट्रक है वो मेरी परिसंपत्ति है, मेरे व्यवसाय की परिसंपत्ति, एक एसेट है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसेट। एसेट क्यों है? क्योंकि उससे मेरे बिजनेस को एक तरह से फायदा हो रहा है ना। और वो देखिए, एसेट को पहचानने की एक बहुत ही आसान ट्रिक होती है। इसको हम लोग बोलते हैं कि इससे हमेशा फ्यूचर कैश इनफ्लोज जुड़े होंगे। क्या जुड़ा होगा? फ्यूचर कैश इनफ्लो। फ्यूचर मतलब भविष्य का, कैश इनफ्लो मतलब पैसा आएगा, इनफ्लो होगा, ठीक है। और देनदारियां क्या होती है? देनदारियां बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। इसमें क्या होता है? फ्यूचर कैश आउटफ्लोज, ठीक, समझ जाइए। मतलब जिस चीज से आपको पैसा मिलता है या मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा, आपकी बिल्डिंग, आपका कोल्ड स्टोर है, कोई भी चीज है जो आपके पास है, जिसको आप बेच दोगे तो आपको पैसा मिल जाए, तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग? एसेट बोल देंगे। बहुत ऊपर ऊपर से समझा रहा हूं, अभी हम लोग उसको डिटेल में देखेंगे।
और जैसे जैसे हम लोग लेखांकन पढ़ते जाएंगे तो हमें वो सारे कॉन्सेप्ट और क्लियर होते चले जाएंगे। ऐसे ही देनदारियां क्या होती हैं, मैंने किसी से उधार लेकर के कोल्ड स्टोर बनाया है तो उसको उधार देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, तो वो मेरी देनदारी हो गई। तो एक व्यवसाय की कौन कौन सी परिसंपत्तियां हैं और उसकी क्या क्या देनदारियां हैं, इसको भी समझाने के लिए हमें लेखांकन की जरूरत होती है। तो लेखांकन का उद्देश्य ये भी होता है कि पूरे बिजनेस की हमें परिसंपत्तियों और देनदारियों की फोटो खींच करके दे दो आप, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट या तुलन पत्र एक तरह की फोटो होती है, आपने फोटो खींच ली कि अभी इस समय क्या स्थिति चल रही है ना। और कुछ होते हैं फ्लो, कुछ होता है स्टॉक, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आप समझ जाइए कि लाभ और हानि तो जल्दी जल्दी होता रहता है, छोटे टाइम पीरियड में होता रहता है, लेकिन जो परिसंपत्तियां हैं और देनदारियां हैं वो पूरी एक पिक्चर बता रही होती है। ठीक है, कि हो क्या रहा है, आपको वास्तव में देनदारियां ज्यादा तो नहीं हो गई है ना, या परिसंपत्तियों की क्या स्थिति है। तो वो हमारा एक उद्देश्य हो गया। फिर अगला उद्देश्य क्या है, अगला उद्देश्य जो है वो इन तीनों को करने के बाद ही हो सकता है, और वास्तव में वही सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, वो है अपने उपयोगकर्ताओं को सूचना प्रदान करना। क्या होता है, अपने उपयोगकर्ताओं को सूचना प्रदान करना। देखिए, आप ये सारी चीजें किसके लिए कर रहे हो, जो भी उपयोगकर्ता है। और उपयोगकर्ता में याद रखिए बाह्य उपयोगकर्ता भी है और आंतरिक भी है। आंतरिक में मैनेजमेंट आ गया, कोई दुकान है तो सिर्फ दुकान का मालिक हो गया, कोई कंपनी है तो उसमें एम्प्लॉइज हैं, जो काम करने वाले लोग हैं जिनको वेतन मिल रहा है वो लोग भी हैं, कोई यूनियन है, कैसी यूनियन, ट्रेड यूनियन होती है, अपना जिसको हम लोग बोलते हैं क्रम संघ, वो भी हो गया है ना। जो श्रमिक हैं उन्होंने कोई ग्रुप बना रखा है। तो ये सारे हो गए आंतरिक उपयोगकर्ता। बाह्य उपयोगकर्ता में कोई बैंक आ गए जिससे आपको कर्जा चाहिए या किसी ने दे रखा है, या फिर कोई निवेशक है, ठीक है, या संभावित निवेशक है जो फ्यूचर में कर सकता है, या फिर आप ऐसा समझ लीजिए निवेशक तो आपका इंटरनल हो गया, और संभावित निवेशक जो है, निवेशक इंटरनल इसलिए होगा क्योंकि एक तरह से वो कंपनी का मालिक है, लेकिन संभावित निवेशक वो हो गया जो भविष्य में मालिक बन सकता है, भविष्य में हमारे शेयर्स खरीद सकता है। ऐसे ही हमारा भारतीय प्रतिभूति जिसको हम लोग सेबी बोलते हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो वो भी मांग सकता है। ऐसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है, कंपनीज को पंजीकृत करने की जो अथॉरिटी है, वो इस तरह से बहुत सारी सरकार मांग सकती है। सरकार में बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो कंपनी के ऊपर निगरानी रखते हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा है, तो वो सारी चीजें हमसे मांगी जा सकती है, वो हमारे बाह्य उपयोगकर्ता हो गए। तो उन लोगों को सूचना उपलब्ध कराना, सूचना प्रदान करना, ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब बाकी तीनों चीजों को हम कर पा रहे होंगे। तो लेखांकन के उद्देश्य हम लोगों ने समझ लिए। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूं। ट्रिक नहीं है, एक साथ पढ़ने का इसमें फायदा है। फायदा क्या है कि जो उद्देश्य है ना, जो हमारे उद्देश्य हैं वही हमारे फायदे भी हैं। फायदे में कुछ और नहीं करना है, यही हमारी एडवांटेजेस है, यही हमारा क्या है, पर्पस है, गोल क्या है, एम क्या है। तो जो लेखांकन का उद्देश्य है वही फायदा है। फायदा क्या है, पहला कि आपने लेन देन का हिसाब रख लिया जिससे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कभी किसी कोर्ट में मांगा गया तो आप उसको प्रूफ की तरह दे सकते हो। दूसरा फायदा क्या हो गया कि आपको लाभ हानि की गणना होती जा रही है। गणना होती जा रही है तो आपको क्या पता चल रहा है कि आप वास्तव में ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या तो जो हानि हो रही है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, लाभ को कैसे और बढ़ाया जा सकता है, तो वो आपको भी पता चलता रहेगा। तीसरा क्या हो गया, परिसंपत्तियों और देनदारियों की स्थिति को स्पष्ट हो रही है आपके सामने। आपको पता है पूरे बिजनेस में कि मैंने आज से 5 साल पहले स्टार्ट किया था तो मेरे पास 2 लाख का सब कुछ हुआ करता था और आज 7 लाख का सामान हो चुका है। इसका मतलब कि मेरी जो ग्रोथ है वो सही डायरेक्शन में जा रही है ना। तो वो आइडिया भी आपको लग पाएगा, ये भी एक लाभ हुआ। अगर आप नहीं करोगे लेखांकन तो आपको ये भी नहीं समझ में आएगा, ठीक। और चौथा क्या फायदा है कि जो भी उपयोग करता है, चाहे आंतरिक है चाहे बाह्य उपयोग करता है, उसको क्या मिल जाता है, फायदे, उसको भी फायदा होता है, उसको सूचना मिल रही होती है। तो उद्देश्य और फायदे एकदम एक जैसे हैं। तो अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए उद्देश्य लिखिए तो भी आप ये 4 पॉइंट्स लिख करके आ जाओ, पूछा जा रहा है फायदे लिखिए तो भी आप ये 4 पॉइंट्स लिख करके आ जाओ, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं सीमाओं की, और सीमाएं थोड़ी सी अलग है इसलिए इसको मैं बिगाड़ करके आपसे बात करता हूं। तो अब बात करते हैं हम लोग लेखांकन की सीमाओं की। तो सीमाओं में जो सबसे पहली सीमा आती है ना यार, वो बहुत ऑब्वियस है, बहुत आसानी से आप भी समझ सकते हो कि जो भी मौद्रिक मापन जिसका नहीं हो सकता है, ठीक है, मौद्रिक मापन ना हो सकने वाली वस्तुओं, देखिए जो लेखांकन है ना वो क्या करता है, मौद्रिक मापन ना हो सकने वाली घटनाओं को जगह नहीं देता है। मतलब क्या हुआ इसका कि जो चीज आप पैसे में नहीं नाप पा रहे हो ना, आप उसको अपने अकाउंटिंग में, अपने लेखांकन में जगह देते ही नहीं हो। और वो हम दे भी नहीं सकते लेखांकन में, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ था लेखांकन की जो प्रक्रिया होती है जिसमें मेजर करने की बात आती है, तो वो मेजर किसमें किया जाता है, मापन किसमें होता है, पैसों में होता है। तो जिसका पैसों में मापन हो नहीं पा रहा है उसको हम जगह नहीं दे पाते हैं। और इसका फर्क पड़ता है, क्यों पड़ता है, जो किसी कंपनी का प्रबंधन है, ठीक,
कोई नया अच्छा सीईओ आ जाता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो कंपनी के प्रबंधन की प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। लेकिन उस प्रतिष्ठा बढ़ गई है या घट गई है किसी भी तरह से अकाउंटिंग से पता नहीं चलता। इसी तरह से श्रमिक लोग हड़ताल करने लग गए, तो वो भी एक ऐसा इवेंट है, उससे कितना नुकसान हो रहा है, जो नुकसान हो रहा है उस वजह से वो हम कभी नहीं लिख पाएंगे। हम वास्तव में देख पाएंगे कि हाँ हमारी सेल्स घट गई, लेकिन क्यों घटी है, वो हमें कितना कॉस्ट लेकर के आया है, वो हम डायरेक्टली नहीं लिख पा रहे होते हैं, है ना। और इसी वजह से लेखांकन की भी जो आगे की हम लोगों ने जब उसके प्रकार की बात की थी, तो प्रबंध लेखांकन में और लागत लेखांकन में थोड़ा बहुत हम लोग जिसको सीधे सीधे नहीं भी नाप पा रहे होते हैं ना, उसको भी लिखना स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन आमतौर पर आप समझिए लेखांकन में अगर आप उसको रुपए पैसे में नाप पा रहे हो तभी आप उसको लिख रहे होते हो। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कंपनी को या हमारे व्यवसाय को प्रभावित कर रही होती है, जिसको हम लोग रुपए में नहीं माप पाते हैं। तो ये इसकी सबसे बड़ी और सबसे पहली लिमिटेशन है। ठीक, दूसरी इसकी जो लिमिटेशन है वो आती है लागत अवधारणा की वजह से। किसकी वजह से? लागत अवधारणा। इसका क्या मतलब हुआ? इसकी वजह से नुकसान क्या हो रहा होता है और इसका क्या मतलब मैं समझाता हूं। इसकी वजह से नुकसान क्या हो रहा होता है? नुकसान ये हो रहा होता है कि जो भी हमारा मुद्रास्फीति चल रही होती है ना, मूल्य जो होता है, मुद्रास्फीति को एक तरह से हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई को निग्लेक्ट कर देते हैं, उसको हम ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, जो चीज आज से 5 साल पहले 100 रुपए में मिल रही थी, आज वो चीज 100 रुपए में तो मिल नहीं रही है। आज जो मिल रही है 100 की जगह 200 रुपए में। तो अकाउंटिंग जो है ना, वो आपको ये नहीं बता रहा होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ गया है, यानी महंगाई बढ़ती जा रही है, या मूल्य में परिवर्तन हो रहा है। हमेशा बढ़ नहीं रही होती, कुछ चीजों में घट भी जाती है कभी कभी। कभी प्याज आपको 40 रुपए मिल रहा था, 2 दिन हो सकता है 2 दिन बाद आपको 30 रुपए किलो मिलने लगे, तो प्याज की महंगाई थोड़े समय के लिए घट गई। तो हमेशा जरूरी नहीं है कि एक ही दिशा में बढ़े, आमतौर पर एक ही दिशा में बढ़ रही होती है। लेकिन लेखांकन अर्थव्यवस्था में होने वाले इतने सतत, निरंतर और महत्वपूर्ण परिवर्तन को इग्नोर कर देता है, निग्लेक्ट कर देता है, ध्यान ही नहीं देता उसके ऊपर। क्यों नहीं दे पाता? क्योंकि इसमें लागत अवधारणा चलती है। जो पैसा खर्च किया वो लिख लो। आज से 5 साल पहले वही चीज खरीदने में आपको 100 रुपए देने पड़ रहे थे, आज आपको 200 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो वो लेखांकन नहीं बात करता है कि आप वही चीज खरीद रहे हो। जो रियल वैल्यू उसको नहीं देखते हम लोग, मौद्रिक वैल्यू को देखते हैं, मॉनेटरी टर्म्स को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जो मुद्रास्फीति है, जो मूल्य है, उस पर विचार नहीं किया जाता। क्या नहीं किया जाता? विचार नहीं किया जाता। और इस वजह से एकदम सही पिक्चर जो रियल वैल्यू, देखिए रियल और उसकी बात क्या है, एक उदाहरण समझिए। मैंने इकोनॉमिक्स में समझाया, इकोनॉमिक्स में जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप इकोनॉमिक्स की वीडियोस देखो तो आपको समझ आया होगा। वहां पर क्या है, मान लीजिए मेरी सैलरी 10,000 रुपए प्रति माह है। कितनी है? 10,000 रुपए प्रति माह। ठीक, और आलू का रेट चल रहा है 10 रुपए का। कितने का? 10 रुपए किलो। तो मैं 1000 किलो एक महीने में ला सकता हूँ। कितना ला सकता हूँ? 1000 किलो आलू खरीद लूंगा। मैं पूरी सैलरी आलू खरीदने में खर्च कर दूं तो। लेकिन सोचिए, आलू 10 की जगह 100 रुपए का हो जाता है। कितने का हो जाता है? 100 रुपए का। तो अब तो मैं 100 किलो आलू खरीद पाऊंगा। ठीक, अब आप ये बताइए कि जो पैसे हैं 10,000 रुपए हैं, उसकी वैल्यू थोड़ी है यार, वो तो एक हवाई चीज है। मेन इशू तो आलू है, वो कुछ रियल है। तो जो वास्तविक चीज है वो तो आलू है। और पूरी जो हमारा लेखांकन है वो वास्तविक चीज को नहीं देख रहा होता है, वो हर जगह पर पैसे को देखता है। वो ये नहीं देखता है कि आप इतना ही सामान खरीद पा रहे हो आज उतने ही पैसे से, वो ये नहीं देखेगा। वो पैसे बताएगा कि अच्छा आपके पैसे बढ़ गए। ठीक, तो वो लेखांकन की एक दूसरी लिमिटेशन है। क्या है लेखांकन की दूसरी लिमिटेशन है? अच्छा, लिमिटेशन मतलब उसकी सीमा। तीसरी बात देखिए, तीसरा हम लोगों ने बात की थी कि जो लेखांकन है ना, वो ना आर्ट भी है, साइंस भी है एक तरह से, और एक तरह से भाषा भी है व्यवसाय की। तो आर्ट क्या होती है? आर्ट होती है कि आप एक ही चीज को कई अलग अलग तरह से कर सकते हो। तो बहुत सारे विकल्प होते हैं करने को, और ये एक तरह से लिमिटेशन है। ठीक है, अभी कैसे लिमिटेशन बताता हूं आपको। देखिए, स्वीकार्य विकल्प इतने अधिक कि भ्रमित होने की संभावना। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं लीफो, और एक को बोलते हैं फीफो। हिंदी में भी यही बोल देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में। लीफो का मतलब क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे आप मान लीजिए अपने पास कोई सामान इकट्ठा कर रहे हो, क्या कर रहे हो? सामान इकट्ठा कर रहे हो, कुछ भी। मान लीजिए मार्कर आ रहे हैं मेरे पास, ये 4 मार्कर्स हैं। ठीक है, पहले ये मार्कर आया, इसको मैंने रख दिया। दूसरे पे ये नीला वाला आया, इसको रख दिया। तीसरे पे ये लाल वाला आया, लाल ढक्कन वाला, इसको रख दिया। चौथे पे ये लाल है लेकिन लाल ढक्कन नहीं, इसका ये आया। ठीक, अब मुझे बोलना है कि आप सामान निकाल करके दो। किसी ने मुझसे मार्कर मांगा, तो हो सकता है मैं ये सोचूं जो सबसे पहले आया था उसको मैं सबसे पहले दूंगा, तो आपको सबसे पहले मार्कर को सबसे पहले आपको दे दिया। जो दूसरे नंबर पे आया था वो दूसरे नंबर पे निकाल के दूंगा।
जो तीसरे नंबर पे आया था वो तीसरे नंबर पे दूंगा, जो चौथे नंबर पे आया था वो चौथे नंबर पे दूंगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका हो सकता है कि जो सबसे बाद में डाला है वो सबसे पहले ले जाओ, उसके पहले जो डाला था वो दूसरे नंबर पे दे दूंगा, जो सबसे पहले डाला था वो सबसे बाद में दूंगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये दूसरा वाला तरीका है कि जो सबसे बाद में आया है, जो लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये दूसरा वाला तरीका हो गया। क्यों? क्योंकि लास्ट में जो आपने रखा है ढक्कन डब्बे में, वही आप पहले निकाल करके दे रहे हो। ठीक है, तो वो हो गया लास्ट इन फर्स्ट आउट। और जो सबसे पहले रखा था वही आप अगर सबसे पहले दे रहे हो, काला वाला मार्कर, तो वो हो जाएगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ऐसे हम लोग अकाउंट्स में एंट्रीज कर रहे होते हैं कुछ जगह पर, है ना। और इन्वेंट्री होती है हमारी, इन्वेंट्री मतलब जो भी हमारे यहाँ पर व्यवसाय में सामान पड़ा हुआ है, तो हो सकता है कुछ सामान अलग अलग दाम पर आया हो। तो अगर कुछ जगह पर लिफो सिस्टम चल रहा है और कुछ जगह पर फिफो सिस्टम चल रहा है, और बात है कि अलग अलग जगह पर ये दोनों ही सिस्टम क्या स्वीकार्य हैं। इसी तरह में आप ऐसे समझिए, जो लोग अकाउंट्स पढ़ते हैं वो लोग बड़े होकर के क्या करते हैं, सीए बनने की कोशिश करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आपको जिस तरह से चीजों को समझना पड़ता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स वही रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी इतना अंतर हो जाता है कि इंडिया का जो सीए है वो सीधे सीधे अमेरिका में जाकर के चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम नहीं कर सकता, वहां पर उसको दूसरा एग्जाम देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहां पर कुछ चीजें अलग तरह से चल रही होती हैं। तो ये अलग अलग तरह से चलने वाली चीजें क्यों हैं? गलत नहीं है भाई, स्वीकार्य विकल्प क्यों है? गलत होगा तो हम उसका नहीं यूज करेंगे, लेकिन इतने सारे अलग अलग तरीके हैं कि अगर उनकी वजह से क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है, लोग भ्रमित हो सकते हैं। तो कई बार आप एक चीज अमेरिका की एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहे हो, कोई अमेरिकन कंपनी की, और इंडियन कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहे हो, जो वार्षिक उनका प्रतिवेदन आता है, जो एनुअल रिपोर्ट निकलती है, वर्ष में एक बार छापी जाती है कि किसी भी बड़ी कंपनी की कैसी स्थिति है, उन दोनों का स्टाइल थोड़ा थोड़ा अलग होता है, थोड़ी थोड़ी चीजें अलग हो जाती है। तो उसमें जो समझने वाला इंसान है उसको क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो वो भी एक इसकी क्या है, लिमिटेशन है। किसकी लिमिटेशन है? लेखांकन की। और चौथी जो लिमिटेशन इसकी आती है वो क्या आती है कि यह व्यक्तिपरक है। क्या है? व्यक्तिपरक। व्यक्तिपरक समझते हैं मतलब? व्यक्तिपरक मतलब होता है कि जो इंसान अकाउंटिंग कर रहा है उसके ऊपर में निर्भर कर जाती है। ठीक है, व्यक्तिपरक इसकी एक लिमिटेशन है। देखिए, एक चीज होती है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव समझते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं उद्देश्यपरक। ठीक, मतलब क्या हुआ व्यक्तिपरक? कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग एग्जैक्ट नहीं होती है, ये भी एक लिमिटेशन है। और वो वास्तव में तीनों जुड़ी हुई हैं कि एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, नॉट एग्जैक्ट, एकदम ठीक नहीं है। ठीक है, पूर्णतः सटीक नहीं है। इसको हिंदी में लिखेंगे हम लोग, पूर्णतः सटीक नहीं। क्यों ऐसा लिख रहा हूं? देखो, जैसे ये मैंने बताया था ना कि स्वीकार विकल्प है, ऐसे ही हम लोग में कोई भी आपने सामान खरीद रखा, मशीन खरीद रखी है, आपकी दुकान है, दुकान धीरे धीरे पुरानी हो रही है ना, तो दुकान में जो बनाई थी, आपने मेहनत की हुई थी, आप कोई मशीन खरीद के लेकर के आए थे, उसमें उसका जो मान है वो कम होता जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन, हिंदी में बोलते हैं ह्रासमान, या मान उसका है जो घटता चला जा रहा है। तो वो भी अलग अलग तरह से हम लोग देखते हैं, तो कुछ उसके स्टैंडर्ड प्रिंसिपल बनाने पड़ जाते हैं। ऐसे ही कई चीजें होती हैं जिसका हमें अनुमान लगाना पड़ता है, क्योंकि उसके लिए हमें एग्जैक्टली कोई नंबर नहीं मिल रहा होता है, और उसका हमें क्या करना पड़ता है, अनुमान। तो व्यक्तिपरक इसलिए हो जाती है क्योंकि हम क्या लगा रहे होते हैं, अनुमान लगा रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, अनुमान। अगर हमें पहले सही सब कुछ बता दिया जाए, हम लोग धीरे धीरे स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक विषय के रूप में लेखांकन विकसित भी होता जा रहा है, उसका भी विकास हो रहा है। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लेखापाल यानी कि अकाउंटेंट की के हिसाब से आ जाती है अकाउंटिंग में, कि अच्छा ये इतना होना चाहिए, ये इतना होना चाहिए। अब कोई अकाउंटेंट ऐसे लिख रहा है, दूसरा अकाउंटेंट किसी और तरह से लिख रहा है, तो दोनों में जो वास्तव में कंपनी में चलने वाली पिक्चर है वो अलग अलग हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो ये व्यक्तिपरक होना भी लेखांकन की क्या है, एक तरह की कमी है। अच्छा, उद्देश्यपरक नहीं है। ठीक, उद्देश्यपरक मतलब सारी चीजों के नियम आपको पहले से ही पता है। तो चाहे इंडिया का कोई सीए कर रहा हो, चाहे अकाउंटिंग प्रैक्टिस करने वाला कोई आदमी अमेरिका में कर रहा है, चाहे नीदरलैंड्स में कर रहा है, चाहे आपको दुबई में कर रहा है, चाहे साउथ ईस्ट एशिया में कर रहा है, दुनिया में कहीं भी कर रहा है, अगर सारे ही नियम बने हुए हैं और सारे लोग एक ही तरह से कर रहे हैं, तो स्वीकार विकल्प ज्यादा नहीं रहेंगे, इतने हो जाएंगे कि सारे लोगों में एकरूपता आ जाएगी, और फिर व्यक्तिपरक होने की भी संभावना कम होती चली जाएगी। और व्यक्तिपरक होने का एक बहुत बड़ा नुकसान मालूम क्या है? व्यक्तिपरक होने का नुकसान एक ये है कि इसी वजह से क्या हो जाती है, विंडो ड्रेसिंग हो जाती है। ये बहुत ही कॉमन शब्द है, इसलिए मैं इंग्लिश में सीधे सीधे लिख दे रहा हूं। देखिए, अखबार में भी पढ़ेंगे आप, हिंदी अखबार में भी आपको विंडो ड्रेसिंग कई बार सुनाई पड़ेगा। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है कि छेड़खानी हो जाती है। क्या हो जाती है? छेड़खानी। किसके साथ? जो भी आपका डेटा है, जो भी आपका बही खाते हैं। अब कोई ऐसी कंपनी जो फायदा नहीं कमा रही है, एक स्कैम हुआ था सत्यम अपने इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में, काफी बड़े स्कैम्स हुए हैं अपने यहाँ पर। आप स्टॉक एक्सचेंज में कभी पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। तो उसमें क्या हुआ था, एक कंपनी उसको फायदा नहीं हो रहा है और आप फायदा पे फायदा दिखाते चले आ रहे हो। तो क्योंकि सारी चीजें एकदम एग्जैक्ट नहीं है, व्यक्तिपरक भी है, तो कई बार
आप गड़बड़ी कर देते हो अकाउंट्स में। क्या कर देते हो? आपका मतलब जो भी अकाउंटेंट है वो गड़बड़ी कर सकता है, और गड़बड़ी करने से सोच रहे हैं कि एक अकाउंटेंट की गलती की वजह से एक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी जो थी उसका गलत फायदा दिखाया जा रहा था, और जब पता चला कि इसमें कुछ स्कैम हो गया है तो पूरे स्टॉक एक्सचेंज में कितने सारे लोगों का पैसा जो है वो साफ हो गया। समझ रहे हैं? तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, और व्यक्तिपरक ऐसी चीज। अब मान लीजिए कोई अकाउंटेंट है जो भ्रष्ट निकल जाए। ऐसे ही हमारे अभी सीएजी साहब थे, मैंने पिछले वीडियो में भी उनका नाम लिया था शायद, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया विनोद राय जी। वो आईएएस ऑफिसर थे, और हमारे यहाँ पर आईएएस ऑफिसर्स को भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स दे दिए आते हैं। ये लोग बाद में अकाउंटिंग वगैरह सीखते हैं, ऑडिटिंग सीखते हैं। जो भी अकाउंटिंग होती है फिर उसका ऑडिटर होता है। तो ऑडिटर वही देखता है कि व्यक्तिपरक चीजें इतनी गड़बड़ तो नहीं हो गई कि वास्तव में जो रियल पिक्चर थी उससे कुछ और दिखने लग जाए। तो इसलिए क्या होता है, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, दूसरी चीज होती है ऑडिटिंग, ये उसी से काफी जुड़ी हुई होती है। ठीक है, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो जो ऑडिटर होता है उसको अकाउंटिंग भी आती है, और वो ये देखता है कि सब कुछ सही है कि नहीं है। तो अगर सारी चीजें एकदम व्यवस्थित हो, भाई फिजिक्स में या कोई भी नेचुरल साइंस है उसमें तो नियम है, वो प्रकृति के बनाए हुए नियम है, वो आप थोड़ी बदल लोगे। यहाँ पर चीजें व्यक्तिपरक है, तो उसका नुकसान है। उसका नुकसान होने की वजह से विंडो ड्रेसिंग हो जाती है, किसी एक कंपनी के साथ डेटा में आप छिड़खानी कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो व्यक्तिपरक होने की वजह से निकलती चली जाती है और आपस में इंटर रिलेटेड है। तो ये सब क्या हो गया, ये सारी चीजें मिला करके हो गई हमारे लेखांकन की सीमाएं। और कुछ और सीमाएं भी हैं, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इनको भी आप नोट कर लीजिए। किताब में सीधे सीधे नहीं दे रखी है, लेकिन इस पर प्रश्न आता है, और कक्षा 12 में आप जाएंगे तब भी इस तरह का कभी प्रश्न आपको मिल जाएगा। तो प्रश्न को छोड़कर के बाकी भी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है कि किस किस तरह की इसमें कमियां हैं। हम लोग बात करते हैं भूमिका की, जो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। देखिए अब बचा हमारा भूमिका। तो भूमिका बहुत छोटा सा टॉपिक है, और इसके साथ एक और चीज आ जाती है कि पुस्तपालन मतलब बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या अंतर होता है। तो ये दोनों चीजें हम लोग अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।